नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के भाषा और व्याकरण को। भाषा भाषा हम अपने मनोभावों को, मन के विचारों को या भावों को जिस साधन से व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। चूँकि पशु पक्षी, जानवर या गूंगा व्यक्ति कोई या कोई बच्चा है, वह भी अपने भावों को या विचारों को किसी न किसी तरह व्यक्त करता है। बट यहाँ पे क्या है कि हमें सही रूप से अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करने के लिए सरल व सशक्त और शब्दमय साधन की जो आवश्यकता होती है उसे भाषा कहते हैं। तो इसका एक परिभाषा हो जाएगी, सही रूप की परिभाषा, कि मानव मन के विचारों को पूर्णता व स्पष्टता के साथ प्रकट करने के सरल व सशक्त शब्दमय साधन को भाषा कहते हैं। आगे समझते हैं कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आगे देखिए, भाषा के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। अब आइए समझते हैं कि मौखिक भाषा कौन सी होती है। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से हम बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। आगे क्या है, लिखित भाषा, जिसमें हम लिख करके अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आप लोगों ने मौखिक और लिखित भाषा समझ ली होगी। अब उसको हमें एक लाइन में कहना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वाणी द्वारा बोलकर विचार प्रकट करने के सरल साधन को मौखिक भाषा कहते हैं, तथा लेखनी द्वारा लिखकर विचार प्रकट करने के सरल साधन को लिखित भाषा कहते हैं। आगे देखिए कि मौखिक भाषा जो होती है, कि मौखिक भाषा में हमें ध्वनियों का यूज करते हैं, जबकि लिखित भाषा में ध्वनि चिन्हों का यूज करते हैं। ये दोनों अंतर होता है। कथित भाषा का यूज हमेशा क्या होता है कि जैसे बोलकर हम किसी चीज़ को हम समझाना चाहते हैं तो वो हमारे निकट में होगा, तभी हम बोलकर उसको अपने भाव को समझा सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है कि मतलब दूर किसी को, जैसे दूरभाष, आकाशवाणी, ये सब आदि की सहायता से हम दूर के व्यक्तियों तक अपनी भाषा को या अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। अब चलिए भाषा को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं हम आगे। क्या है कि भाषा के कितने स्तंभ होते हैं। तो अब देखिए, भाषा के स्तंभ के बारे में हम जानते हैं। क्योंकि भाषा के 5 स्तंभ होते हैं: ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। अब देखिए क्या होता है कि मतलब संसार की जितनी भी जड़ चेतन पदार्थ हैं या कोई वस्तु है, सभी में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। उसी प्रकार से भाषा भी जो है व्यक्ति और समाज के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती है। अब उसका भाषा का परिवर्तन किस पे डिपेंड करता है? तो जो भाषा के स्तंभ हैं, उस पे डिपेंड करता है। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, यही पाँचों चीज़ें हैं जो इसी पे डिपेंड करती हैं। अब आप लोगों को यहाँ 3-4 चीज़ें समझ में आ गई। भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा क्या है, भाषा के स्तंभ क्या हैं। हमें क्या है कि मतलब ये ग्रामर या हिंदी व्याकरण को समझने की मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं, इसलिए हम यहाँ से पढ़ना चालू किए हैं। चूँकि एग्ज़ाम के दृष्टि से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये हमें व्याकरण के एक शुरुआती समय में जब व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं, उस टाइम से हमें ये मतलब एक बेसिक के रूप में, एक आधार के रूप में बताया जाता है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हैं वो हमें जाननी चाहिए, इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ। बाकी आगे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। अब आगे देखते हैं कि बोली क्या है। बोली या उपभाषा, जब हम अपने वाणी को या वाणी द्वारा विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे बोली कहते हैं। बोली मात्र प्रयुक्त बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली है, लिखित रूप में नहीं। बोली के लिखित रूप में वो करने के लिए हमें बोली के शिष्ट रूप का उपयोग करते हैं। जिसे कहते हैं कि बोली का शिष्ट रूप उपभाषा है। और साहित्य साहित्य की रचना जब होती है
तो बोली जो है अपनी वो उपभाषा बन जाती है। उपभाषा। और यहीं पे देखते हैं कि उपभाषा को जो समान रूप से मतलब हर जगह जब स्वीकार कर लिया जाता है, बोली को उपभाषा कहते हैं। उपभाषा जब है सर्वमान्य मतलब सब जगह जब मान ली जाती है तो उसे क्या कह दिया जाता है, भाषा कहलाने लगती है। जैसे कि हम देखते हैं रामायण की अवधी भाषा जो है, अवधी एक भाषा है जो वहाँ की लोकल मतलब स्थानीय भाषा थी। लेकिन उसमें जब यह साहित्य में रचनाएं हुई, जैसे रामायण जो है अवधी में लिखी गई, तो यह क्या है, भाषा के रूप में उभरी। अब नोट में आप लिख सकते हैं कि बोली केवल बोलचाल की भाषा है, जबकि उपभाषा बोली का शिष्ट एवं लिखित रूप है। उपभाषा क्या है, एक शिष्ट एवं लिखित रूप मैनर वाली भाषा है। लेकिन बोली क्या है, बोलचाल की भाषा है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, यहाँ मथुरा वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है, अवध में अवधी बोली जाती है। ऐसे ही वहाँ की लोकल भाषा जो है वो बोली होती है। अब बोली को जब मतलब साहित्य में लिख दिया जाता है तो वह उपभाषा बन जाती है। उपभाषा को जब सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जैसे रामायण रची गई है अवधी में, तो वह क्या हो जाती है, सम्मान भाषा के रूप में उभर जाती है। अभी तक हमने पढ़ लिया भाषा, भाषा तथा भाषा के प्रकार और भाषा के स्तंभ। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाषा के कितने अंग होते हैं। भाषा के अंग, आइए समझते हैं भाषा के कितने अंग होते हैं। भाषा के सामान्यतः 4 अंग होते हैं, मतलब ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। ध्वनि क्या होती है इसके बारे में समझते हैं हम। चूँकि भाइयों भाषा का जो मूल है वो ध्वनि है। हम नॉर्मली जब बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, ध्वनि का ही उच्चारण होता है। तो किंतु ध्वनि जो है वो भाषा का अंग तभी बन पाती है जब भाषा में प्रयुक्त शब्दों या अक्षरों का ज्ञान कराती है। जो भी हम बोल रहे हैं या हमारे मुख से कोई जो ध्वनि निकल रही है, वह जब शब्दों या अक्षरों का ज्ञान कराती है, जब ध्वनि ध्वनि हमें शब्दों या अक्षरों का ज्ञान कराती है, तो वही हमारी क्या होती है, भाषा होती है। तो हम एक लाइन में अगर कहना चाहें, ध्वनि क्या है, मानव मुख से उच्चारित या मानव मुख से कही गई भाषा की उस छोटी इकाई को, लघुतम इकाई को ध्वनि कहते हैं, जिसके आधार पर वर्णों या अक्षरों का निर्माण होता है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं वर्ड क्या है। वर्ड जो है भाषा के लिखित रूप का, जो हमारे मुंह से निकला है, मतलब जो भाषा हम बोल रहे हैं उसके लिखित रूप को ही वर्ड कहते हैं। तो एक लाइन में इसको हम कहते हैं कि ध्वनि के माने हुए, मतलब माने हुए, निर्धारित किए हुए, जो फिक्स किए गए, निर्धारित किए हुए हैं, निर्धारित किए हुए चिन्हों को वर्ड कहते हैं। जैसे आ हो गया, का हो गया, चा हो गया, ला हो गया, ये हमारे मुँह से ध्वनि ही निकल रही है, लेकिन इसको निर्धारित किया गया है कि आ ऐसे बनेगा, का ऐसे बनेगा, चा ऐसे बनेगा, ला ऐसे बनेगा। तो ये एक वर्ड हो गए हैं, अक्षर हो गए हैं, ये निर्धारित कर दिए गए हैं। तो अब आइए समझते हैं कि वर्ड से क्या होती है, हमारी वर्णमाला बनती है। तो किसी भी भाषा में, क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी वर्णमाला होती है, तो किसी भी भाषा में प्रयोग में आने वाली समस्त ध्वनि चिन्हों को, अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहीं कहीं पे जो है अक्षरों की त्रुटियां हैं तो उसको इग्नोर करिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसकी समझ में आएगी, भाषा के 2 अंग समझ में आएंगे, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। और वर्णमाला भी आपने समझ लिया होगा कि किसी भी भाषा में प्रयोग में आने वाली समस्त ध्वनि चिन्हों अथवा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द किससे बनते हैं भाइयों, शब्द बनते हैं अक्षरों से, अक्षरों से और वर्णों से। तो इसको सामान्य सबको पता है कि मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाली एक सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, पाठशाला, महेश, सुरेश इत्यादि। ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं वाक्य क्या है।
वाक्य क्या हो गया? वर्ड से शब्द बने और शब्द से अब बनेंगे वाक्य। अब वाक्य देखिए, वक्ता के कथन का पूरा पूरा आशय प्रकट करने वाले, वक्ता के कथन का पूरा पूरा आशय प्रकट करने वाले एक निश्चित क्रम में बधे, एक निश्चित क्रम में बधे सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसे सीताराम पढ़ने जाता है, ये निश्चित क्रम में है, तभी ये वाक्य बना। अगर हम इसको कह दें ऐसे कि पढ़ने जाता सीताराम, तो ये सही क्रम में नहीं बना, तो ये वाक्य नहीं हुआ। इसको सही क्रम में किया गया ना, एक इसीलिए कहा गया कि परिभाषा में कि एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, जब निश्चित क्रम में हो जाएगा ये, और सही आशय प्रकट होना चाहिए उससे, तो क्या हो जाएगा? ये वाक्य हो जाएगा। अब आपको भाषा के सारे अंग समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए, इसमें कुछ विशेष में या नोट में करके लिख सकते हैं आप कि पद किसे कहते हैं। अब देखिए क्या है, आगे हम चलते हैं कि पद क्या होता है। अब देखते हैं पद क्या होता है। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्यवहारिक रूप ही पद कहलाता है, चाहे वह विभक्त रहित हो या विभक्त सहित हो। यहाँ पे सॉरी, ये तो कुत्ता है दोस्तों, कुत्ता काटता है, कुत्ते ने काट लिया है, दोनों में कुत्ता पद है, शब्द नहीं है। पद और शब्द में इतना ही अंतर होता है कि वह एक। अब आगे चलिए पढ़ते हैं हम, लिपि क्या है। लिपि, अब जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि हिंदी की जैसे लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। तो हम देखते हैं लिपि क्या है। लिपि जो होती है, भाषा के लिखित रूप के लिए प्रयोग में आने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। अभी आपको बताया होगा ऊपर कि आ, चा, ला जो है सब एक मतलब निश्चित निर्धारित कर दिया गया है उसको, जो होता है ध्वनि जो हमारे मुँह से निकलता है उसको निर्धारित कर दिया गया जैसे भाषा के रूप में। तो वही क्या हो गया हमारा? निर्धारित चिन्ह हो गया। और भाषा के लिखित रूप के लिए प्रयोग में आने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो ध्वनि चिन्ह जो हो गए, जैसे संस्कृत, मराठी, हिंदी, नेपाली, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। और अंग्रेजी की क्या है? रोमन है। तो ये हमारी लिपियाँ हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी भाषाओं को लिख पाते हैं। अलग अलग भाषाएं, सबकी अलग अलग लिपियाँ हैं। यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ 2 लिपि, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, हिंदी, नेपाली लिखी जाती हैं, और रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है। अब हम समझते हैं कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। भाषा और लिपि में अंतर समझने के लिए, चूँकि भाषा क्या है, इसका अंतर जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि भाषा जो है ये लिपि का ही अंग है। लिपि जो है ये लिपि जो है भाषा का अंग है के रूप को, जो भाषा बोली जाती है उसको हम एक मूर्त रूप देने के लिए ग्रंथ, साहित्य या रचना के रूप में प्रकट करते हैं। तो उसको प्रकट करने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है, और उस लिपि को लिखने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा जहाँ मौखिक और लिखित दोनों भाव विचारों को प्रकट करने का साधन है, वहीं लिपि केवल मौखिक ध्वनियों का लिखित रूप है। समझ रहे हैं? भाषा जहाँ मौखिक एवं लिखित भावों को, विचारों को प्रकट करने का साधन है, वहीं लिपि केवल मौखिक ध्वनियों का लिखित रूप है। समझ में आ गया होगा? ओके, अब आगे हम देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे शास्त्र द्वारा भाषा व्याकृत किया जाए। व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, व्याकृतेन इति व्याकरणम, अर्थात इसका अर्थ है कि जिस शास्त्र से भाषा के शब्दों का पृथक पृथक विश्लेषण करके उसकी मूल प्रकृति एवं प्रत्यय का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। क्योंकि व्याकरण क्या करता है, जो है शब्दों के अशुद्ध प्रयोग पर पाबंदी लगाता है, मतलब अनुशासन रखता है, उसका अशुद्ध प्रयोग नहीं करने देता है। इसलिए व्याकरण को शब्द अनुशासन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जो है भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है ये समझते हैं। चूँकि ऊपर हेडिंग ही थी भाषा और व्याकरण, तो अब हम समझते हैं कि भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। जैसे हम दोस्तों देखते हैं कि हमारा यातायात होता है जैसे, और यातायात के लिए, उसके लिए यातायात नियंत्रक पुलिस होती है।
जो कि उस पे पाबंदी लगाती है। वही संबंध भाषा और व्याकरण का है। जिस प्रकार यातायात नियंत्रक पुलिस यातायात को अनुशासन में रखती है, उसी प्रकार व्याकरण भाषा के मनमाने प्रयोग पर अनुशासन रखता है। भाषा को नियमबद्ध रूप में चलाना सिखाता है। समझ रहे हैं ना? बहुत ही अच्छा उदाहरण देके आपको समझाया है, समझ में तो आ गया होगा लगभग। भाषा भाषा का गलत ना प्रयोग हो, एक अनुशासन में प्रयोग हो, इसके लिए व्याकरण बनाया गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि व्याकरण के कितने विभाग होते हैं या व्याकरण के कितने भाग हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि भाषा के कितने होते हैं। ध्वनि होता है, वर्ण होता है, फिर शब्द होता है, फिर वाक्य आता है। अब आगे देखते हैं हम कि वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का वर्णों से। वर्षों गलत लिखा गया है भाई, वहाँ वर्ण होना चाहिए। शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। इसी आधार पर यद्यपि व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग किए जाते हैं, परंतु शब्द और पद की गणना अलग अलग की जाने के कारण अब व्याकरण के निम्नलिखित 4 भाग किए जाते हैं, जो कि हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं वर्ण विचार क्या है। व्याकरण के जिस भाग में हम वर्णों को, उसके भेद या उसके प्रकार को, उसके उच्चारण एवं उनके मेल से शब्द बनने के नियम जो हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वह वर्ण विचार कहलाता है। शब्द विचार का भी सेम ही है कि व्याकरण के जिस भाग में, व्याकरण का जो भाग हो जिसमें शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति एवं शब्दों की रचना, इन सब के नियमों के बारे में बताया जाता है, उल्लेख किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। आगे आ गया पद विचार। तो आगे देखते हैं कि पद विचार क्या है। व्याकरण के जिस विभाग में पद के भेद, उसके रूपांतर और प्रयोग संबंधी नियमों पर विचार किया जाता है, पद विचार कहलाता है। वही शब्द विचार, पद विचार में जो है, सब में एक ही है। सब में क्या है, पदों में पद के प्रयोग पर जो प्रयोग के लिए जो नियम बनाए गए हैं, शब्दों में शब्द के प्रयोग के लिए या उसकी उत्पत्ति के बारे में जो नियम बनाए गए हैं, या उसकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। वर्णों में क्या है, वर्णों के नियम या उसके प्रयोग के बारे में जो बताए गए हैं उसमें है। अब आ जाओ चौथा देख लेते हैं, वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य, उसके भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव एवं शब्दों से वाक्य बनाने के नियम आदि का उल्लेख होता है, उससे वाक्य विचार कहते हैं। इसमें वाक्य विचार में क्या होता है कि वाक्य विश्लेषण, रचना, इन सब के बारे में दिया जाता है, जिसे वाक्य विचार कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, और व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, या भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के स्तंभ कौन हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, सब कुछ आपने देख लिया होगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोट कर सकते हैं, आपको सही रूप से रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए और आगे पढ़ने के लिए फॉलो करिए। थैंक यू।